कॉरपोरेशन को चलाने का तरीका ही डेवोल्यूशन है। हुकूमत इस बात का ऐलान कर रही है कि 18वीं तरमीम पर नजरसानी की जाए, NFC अवार्ड पर नया कानून लाया जाएगा। ये जाहिर है कि ऐसे नाजुक वक्त में, हसास वक्त में कौमी यकजहती को सबूताश करने के अलावा इसके और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जो NFC अवार्ड है इसको हमें रिविजिट करना होगा। अभी क्राइसिस का पीक नहीं आया है और आप इस बीच 18वीं तरमीम जैसे पैंडोरास बॉक्स को खोल रहे हैं। ऐसा लगता है कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए चले। 18वीं तरमीम तमाम मुल्क की सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से की है। जब आपने वो 18th अमेंडमेंट की तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने, कोई इंसान कहीं बनाई हुई चीज जो है वो हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं होती है। सेहत का बुरान पैदा हुआ तो सूबों से मुतालबा आना शुरू हुआ कि हम चाहते हैं वजीर आजम फैसले करें। 18वीं तरमीम के किसी शिप को चढ़ा गया, मैं सड़कों पे निकलूंगा। इससे नई फॉल्ट लाइंस पैदा होंगी और ये नाकाबिले कबूल होगा। ये चाहे 18वीं तरमीम हो या कोई और भी जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, मुल्क इवॉल्व कर रहा है, मुल्क तजुर्बात से गुजरता है, उसमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलता है। 18वीं तरमीम के बाद सी वार्ड में सब कुछ सूबों के पास चला गया है, सेंटर के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो फेडरल गवर्नमेंट तो वैसे ही बैंकरप्ट। हम अपने असूली मौके को नहीं, हम 18वीं तरमीम में अपने स्टांस को नहीं बदलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पूरे मुल्क में कोरोना की तबाहकारियों की बात हो रही है। दुनिया में जो चीज़ें हम रोज़, आप हर 15 मिनट के बाद 10 रोज़ अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, जो स्टेटस है, पाकिस्तान में सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। लेकिन अचानक एक बहस छिड़ गई है। 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, ये क्यों अचानक हो गया? लग रहा है कि जो इस पर हमेशा से दो ओपिनियंस की थी कि शायद 18वीं तरमीम जब लाई गई थी कुछ जल्दी में लाई गई थी, सूबों की वो कैपेसिटी नहीं थी कुछ चीज़ें संभालने की। लेकिन मुझे याद है उस वक्त रज़ा रबानी साहब से मैंने बात की जब ये तरमीम आई, तो मैंने उनसे एज ए जर्नलिस्ट बात करते हुए कहा कि अभी सूबों में वो कैपेसिटी नहीं है, तो कई मसले नहीं पड़ जाएंगे, जैसे हेल्थ है, इस तरह एजुकेशन है। तो मुझे याद है उनका जवाब, उनका मालिक, ये जब हम बोझ डालेंगे तो खुद ही कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन ये 2010 की बात है, हम इस 2020 में हैं, अभी तक सीरियस इश्यूज ऑफ कैपेसिटी हैं और कोरोना क्राइसिस में नज़र आ रहा है कि शायद अब ये वक्त आ गया कि इस तरमीम को और ख़ास तौर पे NFC और तरमीम दोनों का हम एक रिव्यू हो, जैसे कि गवर्नमेंट का इस पर कहना भी है। 5-6 सवाल उठ रहे हैं इसमें। एक तो ये कि इस वक्त ये बहस क्यों छिड़ी, जिसके आज हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। दूसरा, फेडरेशन से, फेडरल गवर्नमेंट से तो सूबों ने बहुत से इख्तियारात ले लिए, फिर लोकल गवर्नमेंट्स को क्यों नहीं आगे पास ऑन किए? क्या ये सिर्फ सेंटर तक लेवल तक था? आज देखें पंजाब के अंदर, KP के अंदर, सिंध के अंदर बिल्कुल ख़त्म है। बलूचिस्तान में कोई नहीं है, बल्कि आज कल एक लेटर भी इशू हो गया है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पंजाब गवर्नमेंट में कि यूनियन काउंसिल वगैरह कल से बिल्कुल पब्लिक सर्विस बंद कर देंगी। तो इसलिए बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे तक तो आ गई, उससे नीचे क्यों नहीं दी हमारे नुमाइंदगान ने? और अगर आज लोकल गवर्नमेंट्स होती तो जो रोज़ हम सुनते हैं राशन तकसीम नहीं हो रहा, लिस्टें बन रही हैं, नहीं बन रही, क्या आज बेहतर सूरत हाल ना होती अगर लोकल गवर्नमेंट्स एक्टिव होती? क्योंकि एक वार्ड के काउंसलर से बेहतर कौन जानता है कि उस 700-800 में लोगों में कौन कितना गरीब है, कौन कितना मुस्तक है, कौन क्या करता है, वो MNA MPs को नहीं पता। सो बहुत से सवालात उठ गए हैं। आज चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने ये स्टांस लिया कि जब भी फेडरल गवर्नमेंट को कोई क्राइसिस पड़ता है तो ये 18वीं तरमीम को छेड़ना शुरू कर देते हैं। बाकी ये बात है, ये काफ़ी बातें हैं, इन सबसे हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज, द न्यूली अपॉइंटेड फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। मुबारक हो, अफसोस करें क्या करें आपसे, ये जो ओहदा बड़ा अनफॉरगिविंग सा ओहदा है और अभी तक कैजुअलिटीज़ हमने देखी हैं अभी तक। लेट्स सी देखिए जी। और हमें ज्वाइन किया है कराची से मोहम्मद ज़ुबैर, फॉर्मर गवर्नर सिंध और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइवेटाइजेशन, चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी रहे हैं। और नवीद कमर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पीपल्स पार्टी और अभी भी सिटिंग MNA हैं। मैं आपसे शिबली, लेट्स स्टार्ट विद यू। ये जो इतना एकदम इशू बन गया है, मैं नाज़रीन को एक छोटा सा टेक्निकल बता दूं कि नाज़रीन 1973 के बाद हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन का आपका अवार्ड भी आना था, लेकिन आज तक सिर्फ 4 हुए हैं जिसमें अवार्ड्स हुए हैं। अभी भी जो चल रहा है ये
जो आपका है ये 2010 में एक्सपायर हुआ है, 2007 NFC अवार्ड जौन सा है उसी को एक्सटेंशन होती गई है। टेक्निकली ये 10th अब आ जाएगा, ये अब 1-2 दिन पहले एक्सपायर हो गया है, क्योंकि आपस पे हम आगे नहीं थी, सूबे नहीं मानते थे, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत जो 2007 वाला अवार्ड था उसी को चलाते गए आगे और चल रहा है। अब फिर उसमें आएगा और उसके मुताबिक जो तमाम टैक्सेस से पैसा इकट्ठा होता है उसमें से NFC के मुताबिक 57.5% जौन सा है वो सूबों को जाता है, बाकी वफाक के पास रहता है। लेकिन जब आप रियलिटी में देखें तो 62% जाता है, जब 1-2 और हेड्स हम काउंट करते हैं, 62% सूबों के पास और बाकी रह जाता है वफाक के पास। वफाक कह रहा है हमारे पास पैसे नहीं हैं और हेल्थ ख़ास तौर पे सूबाई सब्जेक्ट बन गया है। अब जो इशू बना है हेल्थ के ऊपर से, आज भी ये बात हो रही थी, आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम ₹1 लगाएंगे तो ₹2 वफाक लगाएगा, बल्कि अब सुन लें तो विल स्टार्ट ऑन दैट। वज़ीर आज़म साहब अपना हर बयान में, अपना हर स्टेटमेंट में और उनके वज़ीर के हर पब्लिक अपीयरेंस पे मेरे सूबे को, मेरे सूबे के अवाम को निशाना बनाते हैं। सूबाई सिंध का वज़ीर आला को निशाना बनाया जाता है। हमारा वज़ीर आज़म इस किस्म का क्राइसिस के दौरान दिन में कोई बयान देता है और रात में कोई और बयान देता है। ये लोग हमेशा 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन कोई खुद काम करने को तैयार नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है। हमने समझा था जहां हम पैर डालेंगे वो फाक शाना बशाना हमारे साथ खड़े होंगे, जहां हम ₹1 खर्च करेंगे वो ₹2 खर्च करेंगे। कौन हमारा वज़ीर आज़म को समझाएगा कि वो आप कंटेनर पे नहीं है, इस मुल्क का वज़ीर आज़म है और हम इस मुल्क के सबसे मुश्किल नेशनल क्राइसिस के मुकाबला कर रहे हैं। कंटेनर से उतरो और अपना काम करो, वज़ीर आज़म बनो पाकिस्तान का। इस वक्त वफाकी हुकूमत ने ये शोशा इसलिए डाला है ताकि वो तवज्जो आपका हटे, मेरा हटे और हम सब इस ट्रक की बत्ती के पीछे पड़े। ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगा रहे हैं, अपनी इनकॉम्पिटेंसी छुपा रहे हैं, एंड दिस इज़ वेयर इट कॉल्स, वरना कोई इशू नहीं था। देखिए मालिक, पहली बात तो ये है कि जो आज मैंने तो सुनी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन अभी जो आप दिखा रहे हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कि जैसे कि पहली दफ़ा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है। पिछले 35 साल कम अज़ कम एवरेज में हमारे दोनों जो कॉलीग्स हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनकी हुकूमतें रही हैं। 2010 में ये जो 18वीं तरमीम की बात हुई उसमें आई ये, हमने ये देखा कि जो मुख्तलिफ़ सूबे हैं और उसमें पर्टिकुलरली सिंध, अगर आप देखें तो आप अगर कराची को निकाल दें तो आप देखें कि वहाँ पे जनरली सेहत का क्या हाल है, वहाँ पे एजुकेशन का क्या हाल है, वहाँ पे बाकी सर्विसेज का क्या हाल है, वहाँ पे टोटल ब्रेकडाउन है। ठीक है, ये तो जो चूँकि बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ पे है और कराची एक चूँकि आम पाकिस्तानियों को नज़र आता है तो वो ये समझते हैं कि एक बड़ा एक रनिंग किस्म का, वाइब्रेंट किस्म का एक शहर है। अब देखें, बात ये है कि ये इस सिचुएशन में जबकि एक पूरा मुल्क एक क्राइसिस में है, उसमें तो जाहिर है कि कई चीज़ें ये सामने आएंगी कि कौन सी हुकूमत क्या कर रही है, और अगर तो वो इस बेसिस पे अपने आप को वो कर रही है कि अगर वो कोई गलतियां करे तो उसका मलबा जो है तो फेडरल हुकूमत पे डाल दे, और अपनी इनकॉम्पिटेंस को या अपनी नॉन डिलीवरी को, अपनी मिस हैंडलिंग को, और अपने एक इरेटिक जो स्टैंड है जिसमें कि जी लॉकडाउन हम करेंगे, लेकिन उसका ये नहीं सी थ्रू किया गया कि आया हम उसको सस्टेन भी कर सकते हैं, कितने अरसे तक सस्टेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि वो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, बिकॉज देखें मेरे लिए बड़ा ये दुख की बात होती है जब मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि हम जब छोटे थे या इवन यंग थे, पीपल्स पार्टी एक बड़ी नेशनल पार्टी थी, और अब बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि उसकी जो उसने अपने आप को लिमिट कर दिया एक सूबे में, और बजाय इसके कि वो एक नेशनल सोच रखे, वो एक बड़ी सूबाई, एक बड़ी मायोपिक किस्म की सोच रखने वाली पार्टी बन गई है, जिसकी उन्होंने प्रॉब्ली जो अगर 18th अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो ये उसके वसिफरस डिफेंडेंट्स इसलिए भी हैं बिकॉज दे थिंक दैट यू नो इफ दे हैव सिन then you know the rest of the country they don't really care about, और वो एक बस ठीक है, we have our small kingdom और that is good। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो 18th अमेंडमेंट इसलिए नहीं चाहते कि वो सूबाई खुद मुख्तारी है, वो बेसिकली
एक छोटी रियासत कंप्लीट चाहते हैं जिसमें एब्सोल्यूट उनके पास सारे रिसोर्सेज हों और जैसे मर्जी उनको वो प्लंडर करें। बिल्कुल जी। ये ज़रा मैं सवाल ले जाता हूँ नवीद कमर के पास। शाह साहब ये बताएं, बात उनकी बड़ी सीरियस, उसमें कोई मेरिट भी बनता है। जब हम सिंध का फॉर एग्जांपल हेल्थ की बात ले लेते हैं, 140 अरब का आपका बजट है एंड वी हैव सीरियस इश्यूज हमें नज़र आ रहे हैं। टेक्निकली हेल्थ अब आप लोगों का अपना महकमा है, तो आपका गिला कैसे बनता है वफाक से कि वफाक हमें पैसे दे या साथ ना दे? बिकॉज वो तो आप लोगों का अपना सूबाई मसला आ गया हुआ टोटल। तो फिर वफाक से आपका गिला है क्यों? वफाक किस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है? देखें मालिक, यू नो वेरी वेल व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। आपको ये पता है कि जब से ये करंट क्राइसिस शुरू हुआ है, सिंध गवर्नमेंट ने एक फ्रंट फुट पे जाके एक पोजीशन ली है, और पोजीशन सिंपली ये थी कि हमें लोगों की जानों को बचाना है और हमें अपने लोगों को, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोटेक्ट रखना है, क्योंकि हमारी जितनी कैपेसिटी है, अगर ये हमारे ये आउट ऑफ हैंड हो गया तो हमसे जो बड़ी बड़े मुल्कों से, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से नहीं संभाला जाता, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये मुश्किल होगा। तो उस लिहाज से ये पोजीशन आई कि दुनिया सारी एक ही पैटर्न फॉलो कर रही है। एक उसमें एक्सेप्शन साउथ कोरिया का है, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन बाय एंड लार्ज चाइना ने, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज और अब बाकी मुल्कों में, कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग करो, लॉकडाउन्स ले आओ, जिससे ये होगा कि लोग कम से कम ये फैले की बात है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी मैं सिर्फ फोकस कर लूं, मैं फोकस कर लूं। मैं चाह रहा हूं आज थोड़ा सा 18th अमेंडमेंट और जरा एनएफसी के ऊपर मैं रहना चाह रहा हूं। ये तो दो ओपिनियंस बड़ी क्लियरली हैं। सवाल मेरा ये है, अगर आपने अपने नए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को इतना डीवे देना है और बाकियों को रोकना है मालिक, दैट्स नॉट। मेरी आपसे दोस्ती ज्यादा पुरानी है। इफ आई एम गोइंग टू बी बायस्ड, आई माइट हैव बी बायस्ड इन योर फेवर। ये ज्यादती ना करें आप। लेकिन लेट मी कंटिन्यू एंड आई विल कम टू जो आप बात कर रहे हो कि बाबा, इसमें जो फिलॉसफी थी, कोई इसने खुद नहीं मुराद अली शाह ने इजाद की। ये आपके डॉक्टर्स कह रहे हैं, आपका जो अगर हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट कह रहे हैं, और सिर्फ सिंध वाले नहीं कह रहे, वो पूरे मुल्क के डॉक्टर्स कह रहे हैं। और उस वजह से अगर टेक्निकल इशू को डील करना है तो उसी को फॉलो करना होगा, आप चाहे माने या ना माने। अब बात आती है कि जी सूबों को रिसोर्सेज मिल गए तो अब वो खुद ही संभालें, ऐसे नहीं है। हम एक मुल्क हैं। जब इतना बड़ा क्राइसिस, जब जंग होगी ना, तो फिर आप सिर्फ इस्लामाबाद को नहीं कहेंगे कि इस्लामाबाद लड़ो जाके, बाकी जो हैं वो सूबे वो अपना अपना काम करें। ऐसा नहीं होता, पूरा मुल्क जाता है। और दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस पाकिस्तान ने, शायद 71 को आप इंक्लूड करें तो दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस वी हैव एवर फेस्ड। और उसमें सबने मिलके चलना है, उसमें सबने अगर अपना अपना हिस्सा नहीं डालना। देखिए, अगर आप रिसोर्स की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट भी है, वो भी इस वक्त जो जुलाई 1 को बजट आया था उस पर नहीं चल रही। फेडरल गवर्नमेंट को भी $1.4 बिलियन जो हैं वो मिला है IMF से, उसको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी तमाम मुल्कों से रिलीफ मिला है इन वन फॉर्म और द अदर। चाइना से रिलीफ मिल रहा है। सो फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं है कि ये सारा काम जो है ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए, आप अपने बजट से जाके काम करो, इस तरह से नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा एक सवाल है यहाँ पे। NFC जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, 2010 में हुआ ये 7th अवार्ड। आज हम 2020 में हैं। सूबे झगड़ते रहे, वफाक झगड़ता रहा। अगर इतना ही सबको फिक्र थी तो IMF ने आप लोगों को एक प्रपोजल दिया कि आप एक कॉन्टीजेंसी फंड बना लें, एक फंड बना लें जो इस तरह की इमरजेंसीज के लिए अंदर हो और जो जॉइंटली ऑपरेटेड हो, फेडरल गवर्नमेंट और सूबे मिल के उसको चलाएं। सूबे कभी नहीं माने। अगर सूबाई हुकूमतें मान गई होती तो आज एक कॉन्टीजेंसी फंड होता जिसमें अरबों रुपए होते जो इस कोरोना के लिए इस्तेमाल होते आम आदमी के लिए। और दूसरा, अगर आप इतने पुरखुलूस हैं तो मुझे बताएं, सिंध में लोकल बॉडीज़ का निज़ाम क्यों नहीं चल रहा?
आपने वफाक से तो ले ली पावर्स, नीचे एमएनएस एमपीएस नहीं जाने देते, आप लोग क्यों नहीं चला रहे? देखिए मालिक, पहले तो फैक्चुअली आप गलत बात कर रहे हैं। प्लीज चेक योर फैक्ट्स बिफोर यू टॉक। सिंध इज ओनली प्रोविंस जहां लोकल गवर्नमेंट फंक्शनल है। नहीं फंक्शनल सर, कागजों पे फंक्शनल है, आपकी लिमिटेड अथॉरिटीज हैं सर। फंक्शनल मुझे बात तो करने दो, सुन ले ना, फिर सुन ले। इस तरह तो फंक्शनल, इस तरह तो कल तक पंजाब में भी फंक्शनल था, लेकिन नहीं है, ऑन ग्राउंड नहीं है। नहीं है ना, अभी पंजाब में नहीं है, सिंध में भी नहीं है। नो लोकल गवर्नमेंट्स। अगर मैं भाई बात तो करने दो यार सर, ऐसा तो नहीं करो। हुक्म बोलूं? हाँ भाई देखो, देयर इज अ लोकल गवर्नमेंट इन प्लेस। चाहे जो स्टांस है एमक्यूएम का, वो ये कहता है कि इट्स ओनली भी लोकल गवर्नमेंट, जैसे जनरल मुशर्रफ के टाइम पे था, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पैरालाइज हूँ। हम कहते हैं कि नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टियर है, और फिर लोकल गवर्नमेंट आता है। बट ये तो एक झगड़ा है ना कि थोड़े रिसोर्सेज ज्यादा या थोड़े कम, लेकिन देयर इज अ लोकल गवर्नमेंट इन प्लेस। आर्टिकल 140 इज बीइंग फॉलोड, और प्रोविंसेस में ये नहीं है। तो काइंडली ये ना कहें कि लोकल गवर्नमेंट्स होती तो कुछ करती। जो भी आपके इस वक्त भी ट्रांसफर्स हुए हैं, थोड़े बहुत जितने भी, वो लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू ही हुए हैं ना, तो दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो ये ना कहें। बाकी ये है कि इस स्टेज पे क्यों 18th अमेंडमेंट इशू बन गया है, और एनएफसी क्यों इशू बन गया है। अब आप क्या जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस जमाने में जब आप कह रहे हैं कि हेल्थ केयर पे और ज्यादा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और हमारे सारे सोशल वेलफेयर पे ज्यादा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो आप सूबों को रिसोर्सेज काट के फिर फेडरल गवर्नमेंट को दो, ताकि वो आई डोंट नो कि क्या। अच्छा, लेट मी गेट जुबैर ऑन इट आल्सो। जुबैर साहब भी बैठे हैं, लेट मी गेट दैट। जुबैर साहब, बात ये है कि 2010 में कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ थी, रीएलोकेट हो गई फंड्स वगैरह। एक ग्राउंड रियलिटी, क्या ये 18वीं तरमीम कोई इस्मानी सहीफ़ा है कि इसमें चेंजेस नहीं हो सकती, इसको रीवैल्यूएट नहीं किया जा सकता? ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सॉर्ट ऑफ इसका एक हिस्सा है, जिसका ये एनएफसी एक हिस्सा है। एक फाइनेंशियल एलोकेशन चेंज हो गई है। क्यों ये, जिसने ये दूसरा कालाबाग डैम बन गया पाकिस्तान में कि मेरिट अपनी जगह, लेकिन हर कोई अपनी अपनी रेटरिक का कैप्टिव है और बस एक पोजीशन ले ली है? बिकॉज लोकल गवर्नमेंट्स का तो हाल तमाम सूबों में बहुत बुरा है। ठीक है मालिक, मुझे भी 2-3 मिनट दे दीजिएगा। दो एस्पेक्ट्स हैं आपके प्रोग्राम के। एक तो ये है कि ये 18th अमेंडमेंट और एनएफसी अवार्ड का ये डिबेट अभी क्यों, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सारा पाकिस्तान देख रहा है और सुनना चाहता है, समझना चाहता है कि इस वक्त ये 18th अमेंडमेंट कहाँ से आ गया। हमें तो बताया गया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो इस वक्त चल रहा है, कोरोना वायरस। और मैं आपको बताता हूँ ये क्यों छिड़क गया। ये हर थोड़े अरसे के बाद पीटीआई की हुकूमत शोशा छोड़ती है। पीटीआई हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ जस्टिफाइंग फेलियर। लेट मी पुट इट अगेन, पीटीआई हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ जस्टिफाइंग फेलियर। सो दे क्लियरली सी कि ये जब कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग थी, उसमें उनके वजीर आजम साहब जो हैं और उनकी टीम जो है पूरे तरीके से नाकाम हुए। वो पीछे कहीं नजर आते हैं सिंध की हुकूमत के हवाले से, कि जो मुराद अली शाह ने जिस तरह से स्टेप्स उठाए, और जैसे नवीद कमर साहब ने कहा, उन्होंने कोई अनहोनी बात नहीं की, वही की जो दुनिया कर रही है। और इसमें मैं एक वजाहत भी करना चाहूँगा, बिकॉज ये हर रोज़ डिबेट होती है। मैं उस मीटिंग में मौजूद था 22 मार्च को, जब लॉकडाउन का फैसला किया गया था, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वजीर आला सिंध ने बुलाया था, जिसमें पीटीआई के फिरदौस शमीम साहब भी थे, साइन करके उठे थे फुल सपोर्ट लॉकडाउन को देने के लिए। तो पहले मेरा ख्याल है वजीर आजम साहब को पता ही नहीं है कि उनकी पार्टी ने यहाँ सिंध में किस तरह से भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया था। नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्शन। फिरदौस शमीम साहब भी थे और एक और पीटीआई की मुझे याद थी। दूसरी चीज ये है कि जी आपने कहा कि 18th अमेंडमेंट एनएफसी अवार्ड, एक तो 18th अमेंडमेंट प्राइमरीली दो वजह से आई थी। एक तो आई थी जाहिर है जो बिगाड़ किया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने 17th अमेंडमेंट ला के, तो उसमें तो जाहिर सी बात है जो भी हुकूमत ने आना था, जो भी पार्लियामेंट ने आना था, उन्होंने वो चेंजेस करने थे। बहुत सी चीज़ें थी जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में सूबों को जानी थी, वो अभी तक गई नहीं थी, और उसका होना था। अब वो एक हो गया, उसमें जाहिर सी बात है 10 साल हो गए हैं। जिस तरह बहुत से दूसरे अमेंडमेंट्स आए हैं, एक और अमेंडमेंट भी आ सकता है जिसमें आप चेंजेस प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार,
आप चेंज करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, आप अमेंडमेंट चेंज करने जा रहे हैं, पार्लियामेंट का सेशन बुला नहीं रहे हैं और शोशा छोड़ दिया कि 18th अमेंडमेंट को चेंज करना है, इस वजह से क्योंकि फेलियर को जस्टिफाई कर सके कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना खराब था, सिंध का खराब। भाई जो आपके सूबे 3 सूबे तो आपके अंडर हैं, वफाक आपके अंडर है, आप अपनी परफॉर्मेंस तो पहले बता देना, फिर आपको गिला शिकवा करने की। 7th NFC अवार्ड अगेन द पॉइंट इज, उसमें 2 एस्पेक्ट हैं मालिक। अगर आप टोटल 4000 बिलियन आप वफाक टैक्स कलेक्ट करती है, उसी में से आपने बताया 1% जो है सूबों को जाती है। अब सूबों से अगर आप कम देंगे सूबों को और अपने पास रखेंगे, तो क्या आपके पास कैपेसिटी है वफाक के पास? क्योंकि ये क्वेश्चन आपने जो कहा ना रज़ा रब्बानी से आपने 2010 में पूछा था कि क्या सूबों के पास कैपेसिटी है, तो क्या वफाक के पास कैपेसिटी है? और अगर सूबे लैग कर रहे हैं तो पीटीआई की हुकूमत ने पिछले 2 साल में क्या किया वो एफर्ट कि उस कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए? सो बिल्कुल चेंज हो सकता है, लेकिन आई थिंक दिस इज द वेरी रॉन्ग टाइम कि आप ये दोनों आप चीज़ों को छेड़ा गया है, और जिससे एक अजीब सी कंट्रोवर्सी पैदा होगी कि क्या ऐसे माहौल में आप पार्लियामेंट का सेशन जब नहीं बुला सकते हैं तो आप अमेंडमेंट की बातें करना शुरू करते हैं। और एक जो हमेशा से जो वज़ीर आज़म साहब की और उनकी जो टीम और उनके जो भी लोग हैं इस में जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, उनका हमेशा सेंटर को एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की एक ख्वाहिश रही है, और हर एक मिलिट्री डिक्टेटर की भी आपको पता है स्ट्रॉन्ग सेंटर की ख्वाहिश होती है, एट द एक्सपेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान भी चला जाए लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। चले ये सारी मेरा लेट मी गेट अ रिस्पांस ऑफ सेनेटर शिबली, बड़े देखभाल से आगे लाना होगा। मैं उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने मास्टर कर ली आर्ट ऑफ जस्टिफाइंग फेलियर, अच्छी कैच लाइन मारी है ज़ुबैर ने, लेकिन मुझे बताएं आपके भी सिग्नल्स कुछ समझ नहीं आते। अभी जो ज़ुबैर साहब बात कर रहे थे इनकी भी बातें मैं बड़े विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेता हूँ, क्योंकि ये भी हुकूमत में बैठे रहे हैं। इन्होंने 5 साल ना लोकल गवर्नमेंट का कार्डर बनने दिया, सर्विस कार्डर, ना इन्होंने पावर्स दी। इनके ज़माने में भी एक डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री का सारे पंजाब की लोकल गवर्नमेंट चलाता था। KPK में सूरत मुख्तलिफ नहीं है, हमने सिंध में भी देखा, नज़र आ रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं चाहती पावर्स डेलीगेट करना। लेकिन कल आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि यूनियन काउंसिल्स को बाय द स्ट्रोक ऑफ पेन बिल्कुल गैर फाल कर दिया। हमारा तो ख्याल था कि वक्त ऐसा है कि जहां आप एक तरफ टाइगर फोर्सेस बना रहे हैं, दूसरे बना रहे हैं, यू नीड टू गो वर्क एट ग्रास रूट लेवल्स। खुद आप वहाँ पर रोक रहे हैं, फिर आप दूसरे सूबों से गिला कर रहे हैं, तो लगता तो है कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। नहीं, मुझे तो नहीं समझ आई। देखें, बात यह है कि इसको आपने होलिस्टिकली देखना होगा। आपने इसके मुल्क को इसकी जो इस वक्त मौजूदा जो स्टेज है उसके के तनाजुर में आपने देखना होगा कि इतना अरसा गुजर गया है जिसमें कि लेट्स से 30-35 साल हो गए हैं। और अगर हम अपने हेल्थ केयर, जिसमें कि अभी ज़ुबैर साहब कह रहे थे कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कमज़ोर है, भाई हमारे इस पिछले अगर आप 18वीं तरमीम के बाद अगर 10 साल भी ले लें, उसमें तो अभी हमारे 2 साल भी नहीं हुए। 8 साल तो आपने गुजारे, आपने तो इस मुल्क के हेल्थ सिस्टम को या एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया। और ये वही बात है कि जिस दिन इनकी लीडरशिप इस पाकिस्तान में इलाज कराना शुरू कर देगी तो आपके हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। इनका तो ये है कि जब हम बात करते हैं अशराफिया की तो बिलावल भुट्टो साहब माइंड कर जाते हैं कि यही तो वो है कि अगर तो आपके इलाज बाहर होंगे, अगर आपकी औलादें बाहर पढ़ेंगी, ना आपका एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा, ना आपकी हेल्थ सिस्टम बेहतर होगी। इफ़ आई गेट इट राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त बहस इसलिए छिड़ी है क्योंकि सूबों के जो से हेल्थ का निज़ाम है वो एक्सपोज हो गया कोरोना की वजह से। देखें, दोनों चीज़ हुई हैं। देखें, जब भी कोई क्राइसिस होती है ना, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को वो टेस्ट करती है। उसमें पता चलता है आपका कि इस क्राइसिस में, बिकॉज आपकी जो बिल्डिंग होती है अगर वो अर्थक्वेक के लिए डिज़ाइन ना हो तो ज़ाहिर इट विल कोलैप्स। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक हिस्टोरिकली ऑल दोज हु हैव बीन इन द पास्ट गवर्नमेंट्स, और हम तो अभी अगर आए हैं तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो भी ये पूरा एक सिस्टम है गवर्नेंस के, लोकल बॉडीज़, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। जिस मुल्क में, जिस डेमोक्रेसी में लोकल बॉडीज़ इफ़ेक्टिव या फाल नहीं होंगी, उसमें डेमोक्रेसी फाल हो ही नहीं सकती है, बिकॉज आपका गवर्नमेंट्स का इतना गैप होता है। होनी चाहिए। हमने खैबर पुख्तनख्वा में पहला वो किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई होप एंड प्रे कि वो दोबारा एक्टिवेट हो जाए। पंजाब में नहीं, उसमें हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह इलेक्शन कराएंगे। लेकिन ये तो देखिए, अपोजिशन कहती है आप लोकल गवर्नमेंट को इसलिए पंजाब में आपने बंद कर दिया कि वो प्रीडोमिनेंटली अपोजिशन वालों के लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो आपका ख्याल था कि अगर हमने लोकल गवर्नमेंट को इसमें इस्तेमाल किया
तो गवर्नमेंट का जितना क्रेडिट है वो अपोजिशन वाले ले जाएंगे, बिकॉज लोगों को तो वो लोग नजर आएंगे। तो क्या आपने प्योर पॉलिटिकल बेसिस पे लोगों को एक्सपोज कर दिया टू हेल्थ रिस्क? नो नो नो। अब देखिए, अब कराची में जो मेयर हैं, रोज़ हम उनका सुनते रहते हैं कि वो रोते रहते हैं कि जी उनको कोई पैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको बिल्कुल अलाउ ही नहीं करती, उनको स्पेस ही नहीं देती है, ना उनको वो करती है। यू सी, देखें बात ये है कि जो भी सिस्टम हो, अगर आप उसको ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे तो वो रिजल्ट्स देगा, लेकिन अगर आप उसको पार्शली चलाएंगे तो ज़ाहिर है कि उसके नतीजे भी बड़े पार्शल होंगे। तो अब इस सिचुएशन में जबकि एक पूरी क्राइसिस आई है, स्पेशली जो कि हमारे उसने न सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम को, उसने हमारे पूरी एक स्ट्रक्चर को चैलेंज किया है कि जिसमें कि हम मतलब उसमें कम्युनिकेशन भी हैं, उसमें एजुकेशन भी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसने उसको एक्सपोज कर दी है। और ये जो अगर बहस छिड़ी है तो ये बहस जो है, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जनरली यहाँ पे ये तासुर दिया जाता है, हमने पार्लियामेंट में भी देखा है कि कोई सब्जेक्ट्स अगर आप उठाएं वो जो है तो उस पर कोई बात ही नहीं कर सकता। ये एटीट्यूड जो है ना, ये बड़ा डेंजरस है। आपके नजदीक टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है? टाइमिंग क्यों ना डिस्कस किया जाए? देखें, बिकॉज इस क्राइसिस ने एक्सपोज किया है सिचुएशन को। आप देखें कि अगर कोई नहीं कह रहा कि रोल बैक ऑफ 18th अमेंडमेंट, ये वो कह रहे हैं इसलिए कि दे वांट टू डिस्ट्रैक्ट द पब्लिक और ओपिनियन मेकर्स कि ये जो है इसको हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मैंने एक ब्रेक पे जाना है। नवीद, आपका एक क्विक कमेंट चाहिए। ये बात में बड़ा वजन है कि ये हम क्यों बात करते हैं कि जी आइदर और में हम हर बात क्यों करते हैं। अगर एक क्राइसिस हुआ, उसमें एक वीकनेस निकली सामने, उसमें उस लेजिस्लेशन की भी चीज़ें बातें होंगी, तो ये क्यों वक्त गलत है बात करने का? जिंदगी में एक काम तो नहीं हो, खाली कोरोना तो नहीं हो रहा, बाकी जिंदगी की भी चल रही है, लेजिस्लेशन चल रही है, मुल्क चल रहा है, तो क्यों ना बात हो इस 18वीं अमेंडमेंट पे, क्यों ना बात हो इन चीज़ों पे? इसलिए क्योंकि इतना फंडामेंटल चेंज करने के लिए ना तो इनके पास नंबर्स हैं, इनको पता है पार्लियामेंट में बिल्कुल ठीक है, इनको पता है कि कुछ नहीं होना है, लेकिन शाम के शोज जो हैं वो चीनी आटा क्राइसिस के बजाय और लैक ऑफ टेस्टिंग के बजाय अगर 18th अमेंडमेंट पे सारा दिन लगे रहेंगे तो जाहिर है कि लोग फिर इसी पे सोचेंगे ना। और नहीं, तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज कराएं क्राइसिस, लेट अस गेट आउट ऑफ इट। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज टिरनी ऑफ नंबर्स के मोहताज है तो फिर उस सब्जेक्ट पे बात भी ना की जाए, सोच भी बंद कर दें उस पर। नो मालिक, सवाल ये है कि अगर ये इस मोमेंट पे एक चीज हो नहीं सकती तो बिला वजह बहस छेड़ने से तो यही लगता है कि आप ट्रक की बत्ती के पीछे चला रहे हो। असली इश्यूज जो हैं वो वहीं के वहीं रह गए हैं। लेट्स टॉक एंड कम आउट ऑफ द क्राइसिस, उसके बाद देखें कि ये क्या प्रपोजल लाते हैं। ये क्राइसिस तो नवीद अभी जनरल लोग कब होगी, पूरी दुनिया में जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं किसी को नहीं पता। ये क्राइसिस तो खुदा ना खास्ता लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महीनों चलेगा, 3, 4, 5 माह हो सकता है। आपका ख्याल है इन्हीं 3 महीनों में हम 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करेंगे, एक मुल्क में एक नया भूचाल लाएंगे, सूबे जो हैं वो अपन आर्म्स होंगे, नेशनलिस्ट पार्टीज निकलेंगी, सारी पार्टीज निकलेंगी? क्या आप बात कर रहे हैं मालिक? दिस इज नॉट रियली। चलिए मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आके मैं यही सवाल नाज़रीन छोड़े जा रहा हूँ, इसी से शुरू करूँगा कि हम हर चीज़ पे घबराते क्यों हैं। जब कालाबाग डैम होता था तो कालाबाग डैम पे बात ना करो, ये हो जाएगा, किसी इस्लामिक प्रोविजन पे बात करो, बात ना करो, रिलीजियस उलमा सारे खड़े हो जाएंगे। आज अगर एक सीरियस इशू उठा है हेल्थ फैसिलिटीज़ पे और 18th अमेंडमेंट की सर्टन एरियाज़ पे, तो अब वही आर्गूमेंट फिर आ रहा है कि सूबे जो से हैं एक भौचाल आ जाएगा। क्या भौचालों के डर से कौमें बात करना छोड़ दें? ये मेरा सवाल है इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। मैं एक क्वेश्चन छोड़ गया था, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल का है, स्पेक्स में मैं आऊँगा लेकिन मैं छेड़ना वहीं से चाहता हूँ। सिर्फ साहब पहले शाह साहब ने बात की कि आप क्यों इस मौके में एक और डिवाइसिव चीज़ डाल रहे हैं। पहले कम फटे हैं जो आ रहे हैं, लेकिन कौन सा सही वक्त होता है किसी इशू को लेने का? वो कह रहे हैं कि ज़ुबैर के मुताबिक आप लोग अपने फेलियर छुपा रहे हैं, शाह साहब का ख्याल है कि आप लोग एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। तो फिर ये बातें कब डिस्कस होंगी? नंबर्स तो शायद ना चेंज हो, नंबर्स तो अगले इलेक्शन तक यही नंबर्स रहेंगे या उसके बाद के इलेक्शन में भी हो सकता है। तो फिर इसका क्या मतलब कि 3 साल इन बातों पे बात ही ना हो? नहीं देखें, I'll come to you, Zubair, I'll come to you.
मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। लेट शिबली। देखें, बात ये है कि ये कहना कि ये वक्त नहीं है, गवर्नमेंट्स इस तरह नहीं चलती, रियासतें इस तरह नहीं चलती, उनको मल्टीटास्किंग करनी होती है। और स्पेशली एक मौका जिसमें कि आपकी एक कमज़ोरी एक्सपोज हुई है, तो उस पर कोई नहीं कह रहा कि ये इसके लिए आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए जो इस वक्त किसी के पास नहीं है। मकसद ये है कि ये जो कल्चर है कि आप चीज़ों को बिल्कुल, जिस तरह आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि जी कोई रिलीजियस इशू हो उस पर आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते हैं, कोई भी इशू हो जो कि किसी को सूट नहीं करता है या किसी एक खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं करता, आप उस पर बात नहीं कर सकते। वाई नॉट, दिस इज एन एकेडमिक, लेट दिस डिस्कशन कम अप कि मुख्तलिफ आइडियाज़ आएँ। ये क्यों हर चीज़ का ये बन गया है कि जी इसमें कोई मोटिव है, और ये कहना कि जी इसको हम अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपा रहे हैं, ये हमारी इनकॉम्पिटेंस नहीं है। ये जो हमें मीरास मिली है ये इनकॉम्पिटेंस की, ये उसकी जो है तो उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरनाइट 18 महीने में 19 महीने में आप पूरे जो एक आपकी जो एक लेगेसी रही है उसको आप अंडू नहीं कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि हर वो इशू, बिकॉज ना मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, हमारा काम है, हम एज लेजिस्लेटर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स, हमारा ये हक बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर वो इशू जो कि पूरे मुल्क के स्ट्रक्चर को, मुल्क की बेहतरी के लिए हो और उसमें जो भी कमज़ोरियाँ हैं उनको एड्रेस करें, रादर हम कहें कि जी नहीं ये किसी एक सेक्शन को, जो भी प्रोविजंस हैं जो भी है इस पर जब तक बहस नहीं होगी। मैंने ये देखा है कि हमारी कुछ पार्टीज़ हैं और जिसमें कि ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, वो इस बात को ऐसे है जैसे कि नऊज़ुबिल्लाह हम किसी कुरानी सहीफ़े की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे मुक़द्दस और एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लेजिस्लेटर वो हमारी एक गाइड है, उस पर मुताबिक हमने मुल्क चलाना है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि चीज़ें इवॉल्व होती हैं, लाइफ चेंज होती है, हकीकतें बदलती हैं। आप अगर 10 साल आपने 73 के बाद आपको ख्याल आया और आपने 2010 में अगर 18th अमेंडमेंट लाई और आपने प्रोविंशियल डिवोल्यूशन की, गुड, मतलब है कि वो ठीक था। जुबैर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसमें एक सवाल भी डाल दूं, क्या ये कोई ईगोस का भी इशू है? क्योंकि जब 18th अमेंडमेंट आई ये लोग नहीं थे पॉलिटिकल हराइजन पे, आप लोग ही थे, आप और पीपल्स पार्टी मेन आप लोग वैसे 18th अमेंडमेंट आई, क्या ये हमारी हर चीज़ जिद बन जाएगी कि नहीं क्योंकि पीटीआई ये बात कर रही है तो हमने इसलिए इस पर बिल्कुल नहीं मानना, और चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो? मालिक, here I am representing the Pakistan Muslim League नवाज। सही, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है और कभी भी हो सकती है। लेट मी पुट इट लाइक दैट। सो आपने वो जो सवाल आपने कहा था ना कि काला बाग डैम पर नहीं बात हो सकती, इस्लामी प्रोविजंस, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन उसके लिए 18th अमेंडमेंट में कौन से एस्पेक्ट्स हैं आप चेंज करना चाहते हैं, क्यों चेंज करना चाहते हैं, उसका एक बड़ा मेरा ख्याल है सीरियस प्रोसेस होना चाहिए एंगेजमेंट का। जब पार्लियामेंट के दूसरे जो मेंबरान हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, उनके साथ आप सीरियस, मुझे तो अभी भी नहीं ये पता ये सीरियस भी है ये नहीं है, बिकॉज फवाद चौधरी ने मेरे साथ एक प्रोग्राम में अभी लास्ट वीक कहा कि ये इन्होंने ऐसे ही शुरू कर दिया, हमने तो कहा ही नहीं। तो पहले तो हमें ये भी नहीं पता कि वेदर पीटीआई इटसेल्फ इज सीरियस तो अबाउट इट। आप किस तरह समझेंगे ये क्या करें तो आपको लगेगा कि ये सीरियस है? नहीं, देखे ना, एक फॉर्मल तरीका है। एक अगर सपोज करें वो रोज कमेटियां बनाते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये होए कि 18th अमेंडमेंट चेंज करने के लिए, ऑल्दो अभी हम इसको चेंज करने नहीं जा रहे, बट हम समझते हैं कि फलानी चीज एक्सपोज हुई है। हम पहले भी इनका इशू था। इनका तो बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं, मालिक आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिस दिन 18th अमेंडमेंट आया था तो उसके दूसरे दिन इमरान खान ने क्या बयान दिया था, उन्होंने कहा था ये मुकमका है। सो 18th अमेंडमेंट को तो इन्होंने पहले दिन से माना ही नहीं था, लेकिन अब भी हम कहते हैं हमारे लिए कोई ईगो इशू नहीं है, इनके लिए ईगो इशू। वैसे मुकमका की एग्जांपल तो वो है जो अब रिवाइज्ड नैब ऑर्डिनेंस आ रहा है, उसमें आप तीनों शामिल हैं, आप सबका मुकमका, अगर मुकमका है तो नैब ऑर्डिनेंस पे आ रहा है, तो इसमें नहीं है। मैं तो सिर्फ मालिक, मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो याद दिला रहा हूँ सिर्फ, इन्होंने तो 18th अमेंडमेंट को पहले, बट कौन सी हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से है, पानी के मंसूबों के हवाले से, किसमें क्या चीज, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी पेपर बनना चाहिए जो के डिबेट के लिए आना चाहिए। हम भी उसको टीवी में बैठ के आप भी देखें, एक सिविल सोसाइटी का भी इनपुट हो, और उसको फिर आप जो इंट्रोडक्शन करने का तरीका होता है पार्लियामेंट में वो करें। कब इनको रोका, पहले क्यों नहीं किया 1.5 साल 2 साल? आप मुझे ये बताएं। चले वो तो कोई भी जुबैर, वो तो कोई भी इंसिडेंट डेवलपमेंट होती है ना जो किसी चीज पे फोकस ले आती है। नवीद कमर साहब से भी यही पूछ लेता हूँ, शाह साहब क्या चीज आपको लगेगी कि गवर्नमेंट सीरियसली है और क्यों ना इस पे अब बात हो? कि कोई ना कोई इवेंट ही आपको फोकस करता ना, कोरोना आया
तो पूरा मुल्क का हेल्थ निज़ाम अंडर फोकस आ गया, पूरा सबसे ज्यादा एक्सपोज खुद हुए हैं यार। तो शाह साहब क्या करे गवर्नमेंट? डाल रहे हैं क्या? देखिए, जब कोई गवर्नमेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहती है तो पहली चीज़ तो ये है कि वो एक बिल बनाती है और वो बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, या सेनेट में या नेशनल असेंबली में, और उसके बाद उसको वो कमेटी में जाता है, स्पेशल कमेटीज़ बनती हैं, रेगुलर स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, और उसमें उस पर थरोली बहस होता है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये हम इस सारे प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। जैसे जुबैर ने कहा, अभी तो हम नेशनल असेंबली का सेशन बुलाने का भी सोच रहे हैं कि कैसे होगा, कब होगा या नहीं होगा। सो लेट्स नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। डेफिनेटली इसमें अब क्या है और क्या नहीं है। 18th अमेंडमेंट तो एक सिंबॉलिक बात हो गई ना, वरना तो एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट? 18th अमेंडमेंट में तो इतनी सारी, ऑलमोस्ट हाफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर वी सेइंग कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम जो है वो रिवाइज कर रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट है? तो आपका एनएफसी भी बड़ा, आपका एनएफसी शाह साहब, एनएफसी बहुत बड़ा इशू बन गया है अब। एनएफसी की जो डिवीजन है, मैं यहाँ एक चीज वाज़ेह कर दूं, मैंने अपने प्रोग्राम के मैं करेक्शन कर दूं ना, अपने नाज़रीन के लिए करेक्शन कर दूं, मैंने इंट्रोडक्शन में बोल दिया था कि तमाम जो टैक्सेस हैं उसका जो सा है वो 62 57.5 और एक्चुअली 62% ज़्यादा सूबों को, जो डिविजिबल पूल है नाज़रीन उसकी जो है 57.5। जी शाह साहब, आपका देखिए, असल इशू तो फाइनेंसिंग का है ना, फंड्स का इशू है, वो एनएफसी के साथ जुड़ा हुआ है। रिसोर्सेज का है। अनफॉर्चुनेटली इस पे हमारी फौज की तरफ से सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था, क्योंकि जब फेडरल गवर्नमेंट के पैसे कम होते हैं तो ज़ाहिर है फौज की भी लिमिटेशन आ जाती है इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस बजट, और उस वजह से वहाँ से जो है पहले क्रिटिसिज्म शुरू हुआ कि जी सूबों को इतना सारा पैसा क्यों जा रहा है, एंड इट इज़ टाइम टू रिवर्स इट। 18th अमेंडमेंट प्रोटेक्ट करती है एनएफसी को, जो लास्ट एनएफसी अवार्ड हुआ था आई थिंक 2009 में आया था। ये 7th वाला आपका 2010 वाला ही चल रहा है ना, 7th अवार्ड ही चल रहा है एनएफसी। जी या 2010 एनीवेज, वो 18th अमेंडमेंट वो तकरीबन पैरेलल ही आए थे। तो उस ज़माने में जाहिर है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने सूबों को और विद इन द प्रोविंसेस एक नए फार्मूला से, जो कि शुरू के एनएफसीज थे वो प्योरली पॉपुलेशन पर चलते थे, एंड प्राइमरीली वो गुर्बत भी आई। मुझे शाह साहब, मुझे आप एक ब्रेक लेना है और मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ नाज़रीन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मसलन माइनिंग जो है ये सूबों के पास चला गया है, लेकिन जब रिकॉर्ड एक्ट के ऊपर जुर्माना ठुकता है वो फेडरल गवर्नमेंट को ठुकता है। अब डैम्स आपने बने, उसकी रॉयल्टी जीबी भी लेगा, केपीके भी लेगा, पंजाब भी अब लेगा, लेकिन डैम का जो खर्चा सारा वो फेडरल गवर्नमेंट ने किया हुआ है। बिजली भी एट वन लेवल प्रोविंशियल लेवल है, लेकिन जो बिजली के लॉसेस हैं वो जो से हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो बहुत से ऐसे खाने हैं 18वीं अमेंडमेंट में जो टिक होने चाहिए, और जो अब हालात बदल रहे हैं खासकर कोरोना और हेल्थ में, तो नज़र ये आता है कि बहुत एम्बिग्विटीज़ हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें अगले इलेक्शन के बाद नई जो भी शुमारियात आदाद होंगे पार्लियामेंट में उसके मोहताज होंगे कि क्या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप्स इतनी मैच्योर हैं कि इस पे बहस कर लें, बात कर लें फॉर्मल तरीके से? इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। और मिनिस्टर साहब से मैंने ये भी पूछना है, टोटली नॉन रिलेटेड, कि इनके आने से मिनिस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ेगा? हमने तो बड़ी भुगत ली है पहली मिनिस्ट्रीज, ज़रा देखेंगे कि शिबली मिनिस्ट्री क्या करेगी हमारे साथ ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। वक्त बहुत थोड़ा है, वन स्पेसिफिक क्वेश्चन जुबैर आपसे भी और शाह साहब आपसे भी। अगर हम जो एक्स्ट्रा पैसा है जो गवर्नमेंट रो रही है कि ये चला गया है, सूबों को मुसीबत पड़ गई है, IMF फार्मूला के मुताबिक अगर हम एक इमरजेंसी फ़ंड बना दें ताकि कोई भी एक्सटर्नल शॉक हो, फाइनेंशियल शॉक्स, चाहे हेल्थ की इमरजेंसी होगी या जंग, खुदा ना खास्ता कुछ भी, ये पैसा उसमें डाल दें, जॉइंटली ये मैनेज हो सूबों की और वफाक से मिलके, तो क्या ये पॉसिबल है? डू यू एग्री टू इट? देखिए मालिक, आपको पता है कि हमारा फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सारे जो है डेफिसिट बजटिंग करते हैं,
ये एक्स्ट्रा पैसा कहीं भी नहीं है, तो पैसा वो कहाँ से आएगा? क्या हम हेल्थ केयर को कट करके इमरजेंसी में डालें या एजुकेशन को कट करके? नहीं, वो जो 10% अलग गया हुआ डिविजिबल पूल का, वो डिविजिबल पूल वाला पैसा उसमें डाल दें, चाहे वो पेपर मनी है। वही पैसा है ना यार जिससे बजट्स बनते हैं। प्लीज बी रियलिस्टिक। डिविजिबल पूल जिससे प्रोविंशियल जो है वो कुछ अपना रेवेन्यू होता है। आई गॉट योर पॉइंट। जुबैर शाह साहब कह रहे हैं नहीं। डू यू एग्री, डोंट एग्री? नहीं, क्योंकि इमरजेंसी हैज टू बी हैंडल्ड। कहीं से आप निकालेंगे तो पहले उसकी डिबेट होगी। एजुकेशन को कम करके किसी और बजट को कम करके निकालेंगे। IMF ने अभी पैसा जो दिया 1.4 तो इमरजेंसी में ही दिया है। चलें, थैंक यू। आपका कंटीजेंसी फंड भी गया, कुछ नहीं। वो कहते हैं जितना है इसी तनख्वाह पे गुजारा करें, ऐसे करें। 5 साल आपने बात नहीं करनी है, बताएं क्या करेंगे? देखें, हमने तो एक डिबेट का आगाज़ करना है। कोई भी इशू हो, ये तो एक ज़रा ज़्यादा अहम इशू है, इसलिए इस पे बात हो रही है। हमने हर सब्जेक्ट पे जिसमें भी हमने देखा, अगर हमने इस मुल्क को इम्प्रूव करना है तो हम एक रास्ते पे चूंकि हम चले हुए हैं, हम उसको बदलना नहीं चाहते, उसको हम बेहतर नहीं करना चाहते। हर वक्त इनको चोर कहेंगे, डाकू कहेंगे, फिर कल को किस तरह इनसे ये आपके साथ क्यों बैठेंगे? आपको क्यों? आप भी तो एनवायरनमेंट नहीं बनाते बातचीत वाली। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक कि उसके लिए हम इतनी काफ़ी लेजिस्लेशन हुई है, अभी आप देखेंगे और भी लेजिस्लेशन होगी, माहौल तो बनेगा। नया पे माहौल बन रहा है, उसमें आप तीनों के लोग फंसते हैं, इसलिए आप सारे तैयार हो गए उस पर। नहीं, हमारे आम आदमी उसमें नहीं फंसता, इसलिए उस पर लेजिस्लेशन, उसके लिए नहीं आप बैठते कटे। नहीं, मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ों को देखना चाहिए, उस पर कम से कम डिबेट। देखिए असल चीज़ क्या है, आपकी जो एसेंस है उसकी जो डेमोक्रेसी की है कि यू हैव टू डिस्कस इश्यूज। आप जब तक डिस्कस ही नहीं करने देंगे तो उसमें नए आइडिया। टाइम खत्म हो गया, क्लोजिंग भी नहीं कर रहा। आखिरी सवाल, क्या फ़र्क पड़ेगा? पिछले कुछ माह से हम देख रहे थे गवर्नमेंट वॉज टॉकिंग एट मीडिया, आपके आने से विल द गवर्नमेंट बी टॉकिंग टू मीडिया? कोई फ़र्क पड़ेगा? जी डेफिनेटली। जी देखें, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होती हैं, डिफरेंट सिचुएशन होती है, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ और विद अकॉर्डिंग टू द टाइम वो होती हैं। तो आई थिंक कि जो मेरी तैनाती की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो बुनियादी तौर पे यही है कि वी हैव टू बी मोर, एक तो इसमें हमें ज़रा ज़्यादा वो लानी चाहिए, एक ठहराव लाना चाहिए, और दूसरा ये है कि एंगेजिंग विद द मीडिया, बिकमिंग काइंड ऑफ अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट एंड मीडिया, यू सी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मिनिस्ट्री चूँकि एक आउटडेटेड उस पे मॉडल पे काम कर रही है। जो ट्रम्प डॉक्ट्राइन हम देख रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता पंजे गाड़ रही थी आप लोगों की गवर्नमेंट के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगी? नहीं, देखें, ये तो मैं आपके सवाल को शायद इतना बेहतर समझ नहीं सका। इफ़ यू कैन, वो कहते थे कि मीडिया इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, शायद यही लोग फसाद फैलाते हैं। टॉकिंग अबाउट इट, ऑब्वियसली वी ऑल हैव टू रीअसेस our approach, because everything we do is for the betterment of the country, चाहे वो उसका एक political discourse हो या चाहे उसकी कोई भी issues की importance, rather than यानी us against the media or media against us, I think कि उसमें issue to issue और project to project जो है उस पे अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए और अपोजिशन। चले और कुछ हो ना हो, कम से कम पीटीआई को पहली दफ़ा पीटीआई का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो मिल गया, होम ब्रेड होम ग्रोन, और क्या वो कह रहे थे शाह साहब, वेल ग्रोन। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।